चाणक्य के बारे में सभी जानते हैं कि किस तरह से चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को मगध में स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक नया महल बनाया जा रहा था, जिसके इनॉग्रेशन पर सभी लोग वहां पर मौजूद थे। चाणक्य ने नोटिस किया कि चींटियों की एक लंबी कतार अनाज के दाने लेकर महल के अंदर से बाहर की तरफ जा रही थी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि इस महल को जला दिया जाए। सभी लोग सरप्राइज थे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जैसे ही महल जलने लगा उसके अंदर से मांस जलने की बदबू आने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि खाली महल के अंदर से ये कैसी स्मेल आ रही है। तब चाणक्य ने बताया कि महल के बेसमेंट में शत्रु ने अपनी आर्मी को छुपाया हुआ था, तो सैनिकों को खाने की जरूरत तो पड़ती, तो इसीलिए उन्होंने अनाज भी स्टोर किया हुआ था, जिसे चींटियां लेकर बाहर की तरफ जा रही थी। तो इस तरह से चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से सभी लोगों की जान बचाई। चाणक्य भारत में थे, वो भारत की राजनीति में बहुत फेमस हुए और आज भी उनके सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। ये है स्टोरीज, और आज हम आपको सुनाएंगे चाणक्य की तरह ही यूरोप का चाणक्य कहे जाने वाले मैकियावेली की लिखी बुक द प्रिंस की बुक समरी। द प्रिंस बुक लिखने के लिए मैकियावेली ने किसी तरह के मनगढ़ंत फैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपने पर्सनल पॉलिटिकल करियर से इंस्पिरेशन लेकर बहुत सारे प्रिंसिपल्स उस बुक के अंदर लिखे। मैकियावेलियन प्रिंसिपल के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखें। चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा और उसे पूरा भी किया, लेकिन मैकियावेली की किस्मत में ऐसा नहीं था। उसने इटली की यूनिटी का सपना देखा, लेकिन उसकी बुक को ही बैन कर दिया गया। द प्रिंस ये किताब तैयार हुई थी 1513 ईस्वी में, लेकिन लोगों ने और चर्च ने इसका विरोध किया, क्योंकि मैकियावेली ने इस किताब के अंदर ऐसा लिखा था कि राजा का क्रूअल होना सही है। निकोला मैकियावेली का जन्म 1469 को इटली के फ्लोरेंस सिटी में हुआ था। 1498 को इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की स्टार्टिंग की, और इन्हें जो काम दिया गया था उसमें होम एंड वॉर रिलेटेड मैटर्स को देखना था। द प्रिंस बुक 1513 में तो पब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन मैकियावेली की डेथ के कुछ साल बाद 1532 में इसे पब्लिश किया गया। किताब लंबे टाइम तक बैन रही थी और लोग मैकियावेली को डेविल्स लॉयर तक कहते थे। मैकियावेली ने द प्रिंस बुक के अंदर ये नहीं बताया कि राजा कैसा होता है, उन्होंने बताया कि राजा को कैसा होना चाहिए। ये बुक जितनी 1532 के टाइम में फेमस हुई होगी, ये आज के मॉडर्न टाइम में भी उतनी ही फेमस है। बुक छोटी है और इसके चैप्टर्स भी छोटे हैं और बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हम हर एक चैप्टर को अलग अलग बताने की जगह आपको एक ओवरऑल समरी बताएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस किताब के अंदर एक्चुअल में क्या लिखा है। सबसे शुरुआती चैप्टर में बात की गई है फ्लोरेंस सिटी की एक बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली, मेडिसी फैमिली की। लोग राजा को इम्प्रेस करने के लिए अपनी सबसे फेवरेट चीज को गिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है वो राजा को भी पसंद होगा। आज के मॉडर्न टाइम में भी ये चीज लागू होती है। हम अपने से ऊपर हाई पावर रखने वाले इंसान को अपनी फेवरेट चीज देना चाहते हैं, ताकि हम उसका फेवर पा सकें। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें, बताएं कि क्या ऐसा होना चाहिए। पुराने टाइम की बात करें तो हेरेडिटरी रूल लगता था, जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सत्ता ट्रांसफर होती रहती थी। फिल्मी अंदाज में कहें तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। हेरेडिटरी पॉलिटिक्स आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब डेमोक्रेसी जैसे रूल में इस तरह की चीजें नहीं होती। मतलब एक परिवार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व तो रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सत्ता उसके हाथ में हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में अपने रूलर का चुनाव जनता करती है। मैकियावेली ने जिस शासनकाल में ये सब बातें लिखी हैं वो मोनार्की का टाइम था, जिसे हिंदी में राजतंत्र कहा जाता है। सत्ता हाथ में लाने के लिए जनता को अपने विश्वास में लेना होगा। हेरेडिटरी शासन में रूल करना आसान होता था, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जब रूल ट्रांसफर होता था तो पिछली पीढ़ी का विश्वास भी ट्रांसफर होता था। जनता को पिछली पीढ़ी के शासन की आदत सी लग जाती थी, जिससे जब नई पीढ़ी राज करने के लिए आती तो उन्हें लगता कि ये भी ठीक वैसे ही शासन करेंगे जैसे पहला रूलर करता था। इटली का रूलर ड्यूको फेरारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है,
क्योंकि काफी नेगेटिव इवेंट्स होने पर भी जनता का विश्वास उस पर बना रहा, क्योंकि ड्यूक ऑफ फेरारा की जो पीढ़ियां थी उन्होंने अपना एक अच्छा वर्चस्व स्थापित किया था। जब कोई नया रूलर आता है तो उसके सामने सबसे पहला चैलेंज होता है अपने आप को जनता में एक्सेप्ट कराने का। लोगों की एक बड़ी खराब आदत है, अचानक से कुछ चेंज हो जाए तो वो जल्दी से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक ही ढर्रे पर चलती हुई लाइफ में अगर अचानक से कोई छोटा सा बदलाव भी कर दिया जाए तो उन्हें लगता है कि उनकी आजादी छीनी जा रही है। जब कोई नया रूलर हेरिडेटरी शासन को खत्म करके नया रूल एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, तब इस प्रोसेस में वो काफी लोगों को नाखुश कर देता है और नए स्टेट पर कब्जा करने के लिए जिन सपोर्टर ने उसकी हेल्प की थी, कई बार वो भी नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ज्यादा ही उम्मीदें होती हैं। यहाँ नए रूलर के लिए कंफ्यूजन वाली कंडीशन पैदा हो जाती है क्योंकि वो अपने सपोर्टर्स को पनिशमेंट भी नहीं दे सकता, वो उनके एहसान के बोझ तले दबा होता है। ऐसे केसेस में जब जनता रेवोल्यूशन करती है तो वो पुराने रूलर को बुलाकर उसे राज्य को सौंप सकती है। यहाँ स्टेट को सौंप देने से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पुराना रूलर बहुत आसानी से स्टेट पर कब्जा कर सकता है, पर यह होगा कि जब जनता ही सपोर्ट नहीं करेगी तो नए रूलर का जीतना या उसका बने रहना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में पुराने रूलर के चांसेस हैं कि वो अपनी जगह बना सके। ऐसा आप करंट पॉलिटिक्स में भी देखते होंगे, जहां पर एक सरकार से जनता परेशान है तब वो अपनी वोट के थ्रू पुरानी सरकार को चांस देती है। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि वो जो पुरानी सरकार है वो बहुत अच्छी है या उसने बहुत अच्छे काम किए थे इसलिए उन्हें मौका मिल रहा है। चाहे पुरानी सरकार ने कितने ही घोटाले या कितने ही बुरे काम क्यों ना किए हों, लेकिन जनता नई सरकार को हटाना चाहती है, जिसके लिए वो पुरानी सरकार को लाती है और पुरानी सरकार की हुई चीजों को भूल भी जाती है। जब भी किसी पुराने रूलर के हाथ में सत्ता वापस आती है तब आपने ये नोटिस किया होगा कि वो अपने हाथ से उस पावर को नहीं जाने देता। इसके लिए चाहे उसे अपने रेवोल्यूशन करने वाले लोगों को पनिश भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि उसे एक बार एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि किस तरह से एक राज्य को खोना कैसा होता है। ऐसे में वो सारी चीजें करता है जिससे उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनी रहे और कोई उसके अगेंस्ट सिर न उठा सके। एक दूसरे सिनेरियो पर बात करते हैं जहां पर रूलर नए एरियाज को जीतकर अपने पहले से एस्टैब्लिश्ड एम्पायर में ऐड करता है। तब एक कंडीशन पैदा होती है, अगर नए जीते हुए एरियाज का कल्चर उसके पुराने एरिया के कल्चर से मैच खाता है, मतलब कि भाषा, संस्कृति सब कुछ मैच खाता है, तब तो आसानी से सब एक हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं डिफरेंस है तब रूलर के पास में सिर्फ एक ही चॉइस बचती है कि वो अपने पुराने एरिया से लोगों को लाकर नए एरिया में बसाए ताकि उसके जीते हुए नए एरिया का डेमोग्राफी चेंज होने लगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके नए पुराने सभी जीते हुए स्टेट एक बन जाएंगे और फर्क नहीं कर सकते कि कहाँ का कल्चर अलग है कहाँ का नहीं, क्योंकि भाषा, धर्म और बहुत सारे डिफरेंसेस के बेसिस पर आसानी से पॉलिटिक्स की जा सकती है, जिसे हम मॉडर्न टाइम में भी देखते हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी कॉलोनीज बनाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मैकियावेली से इंस्पायर थे, क्योंकि मैकियावेली ने कॉलोनीज बनाने की भरपूर वकालत की है। कॉलोनीज बनाने से बहुत कम खर्च आता है। किसी भी नए एरिया पर कब्जा करने के बाद रूलर को उसके आसपास के पावरफुल स्टेट्स को कमजोर करने की शुरुआत कर देनी चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में वही पावरफुल स्टेट उसे हटाकर उस राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। अगर जीते गए एरिया के आसपास के पावरफुल स्टेट्स की पावर को कम नहीं किया जाता तो लोग रेवोल्यूशन कर सकते हैं और इन फ्यूचर उन पावरफुल स्टेट्स के रूलर को वहां आने के लिए अपनी पावर स्टैब्लिश करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इसीलिए एक रूलर को हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए। जब भी किसी नए एरिया पर उसका अधिकार हो, उसके आसपास के सभी दूसरे एम्पायर्स को कमजोर कर दिया जाए। लोगों में एक बहुत कॉमन टेंडेंसी होती है, अगर एक छोटा मोटा इनजस्टिस होता है तो लोगों को आसानी से उकसा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन करे, ग्रुप्स को कुचल दे, तो लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है और वो रेवोल्यूशन करने की नहीं सोचते। जैसे ही किसी एरिया पर कोई रूलर कब्जा करता है, वैसे ही वहां के कम पावरफुल लोग
उस रूलर के साथ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी पावर न छिन जाए या बाकी गरीबों की तरह उन्हें पनिशमेंट न मिलने लगे। वैसे तो प्रिंस बुक के रूल लिखे गए थे पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इसके रूल सोशल, फैमिली और ऑफिस पॉलिटिक्स में भी काफी इस्तेमाल किए जाते हैं। आप में से काफी लोग किसी के अंडर काम करते होंगे, किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करते होंगे, वैसे ही कोई किसी फैमिली में बुली किया जा रहा होगा। इस बुक की समरी से आप पावरफुल इंसान की फितरत को समझ सकते हैं। चलिए अब बुक समरी पर वापस लौटते हैं, तो हम बात करेंगे ग्रीक्स की। ग्रीक्स ने जिन एरियाज को जीता वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाई। उन कॉलोनीज में उन्होंने अपने लोगों को बसाया। उन्होंने आसपास के पावरफुल राज्यों को कमजोर करना शुरू कर दिया ताकि वो पावरफुल स्टेट उनके रूल में कोई अड़चन न डालें। और उन्होंने एक काम और किया कि जो कम पावरफुल लोग थे उन्हें अपने साथ मिला लिया, बट सीक्रेटली उनकी भी पावर को वो कम करते रहे ताकि इन फ्यूचर उनके लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। ग्रीक्स बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अपने दुश्मनों को खुला छोड़ देने पर वो वॉर को अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए या तो दुश्मन का खात्मा पहले ही कर दो या फिर उसे कमजोर कर दो। तो चलिए अब लुई 12 की बात करते हैं, जिसे बुलाया था वेनिस के लोगों ने अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए। वेनिस के लोग लुई 12 के जरिए लोम्बार्डी के आधे हिस्से पर कब्जा करना चाहते थे। जैसे ही लुई 12 ने लोम्बार्डी पर अपना अधिकार किया, वैसे ही उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। ऐसी पॉपुलैरिटी उनसे पहले रूल करने वाले किंग चार्ल्स को नहीं मिली थी। जेनेवा ने किंग लुइस की अधीनता को स्वीकार कर लिया। फ्लोरेंस के लोग उनके फ्रेंड बन गए और ना जाने कितने ही आस पड़ोस के राज्यों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। तब वेनिस के लोग पछताए कि उन्होंने लुइस को क्यों इनवाइट किया। लुइस इटली के 1/3 हिस्से का मालिक बन चुका था, लेकिन लुइस ने ऐसी क्या गलती की जो आगे चलकर उसे बहुत भारी पड़ी। सबसे पहले तो उसने अपने आसपास के स्टेट्स को जो कमजोर थे उन्हें खत्म कर दिया और जो पावरफुल स्टेट्स थे उन्हें और पावरफुल बनने में हेल्प की। लुइस का आइडिया था कि वो इटली में नहीं रहेगा, इसलिए उसने अपनी कॉलोनीज भी नहीं बनाई। सबसे बड़ी भूल थी वेनिस के लोगों से उनका राज्य छीन लेना, जिससे उसने वेनिस के सिटीजन्स को नाखुश कर दिया था। इन सारी गलतियों का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला था। उसने लोम्बार्डी को गंवा दिया। मॉडर्न टाइम में चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कमजोर देशों को कर्ज देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता है और अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट यूज करता है। ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं वो मैकियावेली से बहुत इम्प्रेस है। मैकियावेली ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बुक की मेन बात को स्टैब्लिश किया है। ऐसा कहा जाता है कि ये किताब उन्होंने इतालवी कोंडोटिएरो फ्रांसेस्को स्फोर्जा के बारे में लिखी है, जो एक आम नागरिक था और आम नागरिक से वो कैसे राजा बना, ये एक स्पेशल जर्नी थी। मैकियावेली ने रूलर्स को रेवोल्यूशंस का इस्तेमाल करके लोगों को अपने फेवर में करने की एडवाइस दी। जैसे कि कहीं पड़ोस के किसी स्टेट में रेवोल्यूशन हो रहा है तो पड़ोसी राजा वहां के लोगों को अपने फेवर में करके उस जगह पर कब्जा कर सकते थे। अलेक्जेंडर की बात करते हुए मैकियावेली बताते हैं कि कैसे अलेक्जेंडर की डेथ के बाद भी उनके उत्तराधिकारी आसानी से रूल करते रहे। नहीं तो अक्सर ये होता है कि जब कोई मेन लीडर की डेथ हो जाती है उसके बाद वो राज्य बिखर जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर की डेथ के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। रियासतों पर 2 तरह से रूल किया जाता है। पहला रूल है कि एक राजा और उसके अंडर काम करने वाले मंत्री रूल करते हैं, और दूसरी तरह का रूल होता है कि एक राजा तो होता है लेकिन उस स्टेट में बहुत सारे जागीरदार भी होते हैं और जागीरदारों की अपनी एक प्रजा होती है। जागीरदार राजा के गुलाम नहीं होते। राजा एक रूलर है लेकिन जागीरदार भी अपनी एक जगह रखते हैं। पहले वाले स्ट्रक्चर में जहाँ पे मंत्री राजा के अंडर काम करते हैं, उनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं होती या उनकी कोई प्रजा नहीं होती, जिससे एक छत्र राज होता है राजा का। अलेक्जेंडर का रूल इसलिए इजी था और उसके मरने के बाद भी उसके उत्तराधिकारियों के लिए वो क्यों सेफ रहा, क्योंकि उसके स्टेट में फर्स्ट टाइप का रूल लागू था। एक ही राजा था और उसके अंडर मंत्री थे जो उसके ऑर्डर को फॉलो करते थे। मैकियावेली ने 2 तरह के एम्पायर्स का कंपैरिजन किया है जो एक ही टाइम में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन दोनों में अलग अलग तरह के रूल्स थे।
टर्किश एम्पायर को जीतना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहां पर एक ही राजा था और उसके मंत्रिमंडल में लोग राजा के ऑर्डर को फॉलो करते थे। ऐसे में राजा के मंत्रियों को रिश्वत देकर उन्हें अपनी तरफ मिला लेने पर भी लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता क्योंकि मंत्रियों की अपनी कोई प्रजा नहीं थी। ऐसे में अगर किसी भी तरीके से टर्किश एम्पायर पर किसी को जीत हासिल होती तो वहां पर रूल करना बहुत इजी होता क्योंकि एक ही राजा का राज होता, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। पर दूसरी ही तरफ फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में क्या था कि राजा तो था लेकिन बहुत सारे जागीरदार थे जिनकी अपनी अपनी रियासतें थी और उनकी अपनी अपनी प्रजा थी। जागीरदार अपने तरीके से काम करते थे, वो राजा पर उतना डिपेंड नहीं थे जितना मंत्री होते हैं। जागीरदार पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आए थे तो इस तरह से लोगों में उनके लिए विश्वास था। अगर कोई बाहर का राजा आकर फ्रांस पर अटैक करके उसे जीत भी लेता तो जागीरदार विद्रोह कर सकते थे। अलेक्जेंडर ने डेरियस को हराकर टर्किश एम्पायर के जैसे एक एम्पायर पर कब्जा किया था जहां पर टर्किश एम्पायर की तरह ही एक ही राजा था और उसका मंत्रिमंडल था। उस एम्पायर को जीतना जितना मुश्किल रहा उसके बाद में रूल करना उतना ही आसान रहा। मैकियावेली ने कंक्लूजन ये निकाला कि किसी भी एम्पायर को या स्टेट को जीतने के लिए रूलर की ब्रेवरी उतना मैटर नहीं करती जितना मैटर करता है कि स्टेट किस तरह का है, वहां पे किस तरह का रूल फॉलो किया जाता है। मैकियावेली ने 2 टाइप के रूलर्स का जिक्र किया है जिनमें से एक है जो भाग्य की वजह से राजा बनता है और दूसरा वो जो अपनी ब्रेवरी से राजा बनता है। जो अपनी ब्रेवरी से राजा बना उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया फ्रांसेस्का स्फोर्जा जो एक नॉर्मल नागरिक से एक राजा बना, और भाग्य से राजा बनने का एग्जाम्पल दिया सेसारे बोर्गिया को जो अपने फादर पॉप अलेक्जेंडर की वजह से राजा बने। जब तक पॉप अलेक्जेंडर जिंदा थे तब तक बोर्गिया को हमेशा उनकी हेल्प मिली। पॉप अलेक्जेंडर की डेथ के बाद पॉप जूलियस आए जिन्होंने बोर्गिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से बोर्गिया के हाथ से उनकी सत्ता निकल गई। द प्रिंस बुक समरी का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम बोर्गिया की कहानी को कंटिन्यू करके बाकी चैप्टर्स को समराइज करेंगे। आपको बुक समरीज कैसी लग रही हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।